ओके, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर फिजिक्स लेक्चर। हम ग्रेविटी चैप्टर पढ़ रहे थे। ठीक है, ग्रेविटी चैप्टर में हमने बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज पढ़ी। जैसे सबसे पहले हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था सबसे पहले? कंसेप्ट ऑफ ग्रेविटेशन, कि ग्रेविटेशन एक्चुअली क्या होता है, ग्रेविटेशन किस तरीके का फोर्स है। हमने देखा था अट्रैक्टिव फोर्स है, दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगता है, इसी को हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते थे। चीजें क्लियर है? ओके, सबसे पहले ये ग्रेविटेशनल फोर्स का जो कंसेप्ट डेवलप हुआ था, ये न्यूटन सर इजैक न्यूटन ने डेवलप किया था, ये हमें पता है। उसके पहले एक साइंटिस्ट थे, केपलर्स, जहां पे हमने केपलर्स के 3 डिफरेंट लॉज के बारे में स्टडी की थी। तो केपलर्स ने कुछ 3 डिफरेंट लॉ मेंशन किए थे यूनिवर्स को लेके। ओके, उसके पहले हमने और एक सर्कुलर मोशन के बारे में स्टडी किया था, जहां पे हमने सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का रिजल्ट, प्रोडक्शन, उसका इफेक्ट, ये चीजें देखी थी। ओके, चीजें क्लियर है? तो अब हम आगे पढ़ेंगे न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स का और एक लॉ था, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, जैसे आप द नेम सजेस्ट, क्या था? न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, मतलब पूरे यूनिवर्स के लिए ये कंसेप्ट, ये लॉ एप्लीकेबल है। इसी का मतलब देखो, नेम से, हेडिंग से ही समझ में आ रहा है हमें कि न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसका मतलब ये जो कंसेप्ट है, ये जो बेसिक फॉर्मूला जो हम डिराइव करेंगे इस कंसेप्ट को लेके, ये यूनिवर्स के ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई होगा। चीजें क्लियर है? ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट मतलब राइट फ्रॉम द टाइनी डस्ट पार्टिकल से लेके यूनिवर्स के सन, मून, सेलेस्टियल बॉडी, एस्ट्रॉइड्स, आपने ब्लैक होल के बारे में सुना होगा, ब्लैक होल में भी ये कंसेप्ट अप्लाई होता है। चीजें क्लियर है? इसलिए इस लॉ का नाम क्या बनता है? न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स के कंसेप्ट या फिर फॉर्मूला यूनिवर्स के ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई होगा। कुछ इस तरीके से न्यूटन ने कंसेप्ट डेवलप किया है। ठीक है, इसमें कुछ फॉर्मूला हम पढ़ेंगे, ऐसा फॉर्मूला जो सभी ऑब्जेक्ट्स न्यूमेरिकल वाइज भी इंपॉर्टेंट है। चीजें क्लियर है? तो पहले देखते हैं, एग्जांपल समझते हैं कि ये क्या है, न्यूटन ने इस थ्योरी में क्या कहा था। ठीक है, कंसीडर करते दो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ए एंड दिस इज ऑब्जेक्ट बी। चीजें क्लियर है? ओके, क्या दिख रहा है? सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस डी, एक डिस्टेंस है, कुछ डिस्टेंस के साथ सेपरेटेड है। अब हमें ये चीज पता है कि अगर ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है तो इसका मास भी होगा। लेट अस कंसीडर m1 ऑफ मास ऑब्जेक्ट ए, m2 ऑफ मास ऑब्जेक्ट बी। चीजें क्लियर है? इन विच m1 इज ग्रेटर देन m2। ये हमने कंडीशन यहां पे अप्लाई कर दी कि m1 इज ग्रेटर देन m2। चीजें क्लियर है? ये बेसिक पार्ट क्लियर है? ओके, अब क्या होता है, न्यूटन क्या कहते हैं, न्यूटन ने क्या कहा था कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स अप्लाई करेगा, एक अट्रैक्टिव फोर्स। हमें पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा है, हमने इंट्रोडक्टरी क्लास में पढ़ा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज एन अट्रैक्टिव फोर्स, नॉट अ रिपल्सिव फोर्स। तो यहां पे क्या हो जाएगा? फोर्स अप्लाइड बाय ऑब्जेक्ट ए ऑन ऑब्जेक्ट बी। कुछ इस तरीके से लिखेंगे, अगर ए अप्लाई कर रहा है तो बी भी अप्लाई करेगा, क्योंकि ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट अप्लाई करता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो इसका भी कुछ एक ग्रेविटी फील्ड होगी which can be stated as force applied by object B on object A। इस तरीके से हम लिखेंगे अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है, ओके। अब ये तो हो गई एक बेसिक थ्योरी। अब इसको हम, ये तो हो गया हमारे फोर्स। अब फोर्स के लिए ये जो थ्योरी हम यूज करेंगे फॉर्मूला डिराइव करने के लिए, तो न्यूटन ने क्या कहा था? दैट इज अ फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। ये चीजें क्लियर है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। यहां पे हमारा फर्स्ट इक्वेशन बनता है। न्यूटन ने और एक स्टेटमेंट दिया था, ग्रेविटेशनल फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस। डी इज नॉट डायमीटर, ये डी डायमीटर नहीं है, ये डिस्टेंस के लिए डी यूज किया गया है। चीजें क्लियर है? यहां पे कहीं आपको डी मिल सकता है, कहीं पे आपको आर। ठीक है, किसी बुक में आपको आर मिलेगा, किसी बुक में डी मिलेगा। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। R is not for radius and D is not for diameter। ये डिस्टेंस शो करता है, क्योंकि हम बिगर ऑब्जेक्ट के बारे में बात करें। ठीक है, हम ग्रेविटी फील्ड के बारे में बात करें। चीजें क्लियर है? ओके, ये
हमारा सेकंड स्टेटमेंट बन जाता है जो न्यूटन ने आपके लॉ के थ्रू बताया था। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है ये देखते हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जैसे हमने फर्स्ट स्टेटमेंट कहा कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। डायरेक्टली मतलब अगर राइट हैंड साइड की क्वांटिटी इंक्रीज करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड की क्वांटिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। सेम इफेक्ट देखने मिलेगा राइट साइड एंड लेफ्ट साइड। इसी को हम कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन। मतलब क्या होगा, अगर कोई दो ऑब्जेक्ट के मैं मास को मल्टीप्लाई करता हूं, जितना ज्यादा क्वांटिटी है, जितना ज्यादा मास हम कंसीडर उतना ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होगा। इसे ऐसा समझते हैं, ये दो चौक है, ठीक है, सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, इनका मास क्या है, लाइट इन वेट है, इनमें अभी भी ग्रेविटी फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है, क्योंकि क्या है, दो ऑब्जेक्ट है। लॉ कैसा है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्स के ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई होगा, ठीक है। दो ऑब्जेक्ट है, इसमें ग्रेविटी फील्ड है, पर इसका मास को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं, कंसीडर करते हैं ये 2 ग्राम, ये 5 ग्राम, 7 ग्राम मास टोटल मल्टीप्लाई, सॉरी 10 ग्राम मल्टीप्लाई करना है, प्लस नहीं करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। वही अगर मैं कंसीडर करता हूं मून और अर्थ के बारे में, ये हैवियर ऑब्जेक्ट है। अब हैवियर ऑब्जेक्ट है तो अगर मैं उनको मल्टीप्लाई करूंगा तो और ज्यादा मास इंक्रीज हो जाएगा। जितना ज्यादा मास इंक्रीज होगा उतना ही ज्यादा फोर्स आपको देखने मिलेगा, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। चीजें क्लियर है, यह है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब इसका उल्टा इफेक्ट देखने मिलेगा। इनवर्स समझ में आ रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल मींस अगर मैं राइट हैंड साइड की क्वांटिटी को इंक्रीज करता हूं तो लेफ्ट हैंड साइड की क्वांटिटी ऑटोमेटिक डिक्रीज हो जाएगी। मतलब क्या हुआ, जितना ज्यादा डिस्टेंस, डी इज फॉर डिस्टेंस, जितना ज्यादा डिस्टेंस रहेगा इस दो ऑब्जेक्ट के बीच में, एनी टू ऑब्जेक्ट, उतना ही कम आपको फोर्स देखने मिलेगा। मोर द डिस्टेंस लेस विल बी द फोर्स, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, उल्टा इफेक्ट। चीजें क्लियर है, ओके। अब इस फॉर्म दोनों स्टेटमेंट को हम कंबाइन करते हैं। एज लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, दिख रहा है, दोनों ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में बात हो रही, तो राइट हैंड साइड को हम क्लब कर सकते हैं, तो कैसा बन जाएगा, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ऐसा ही बन जाएगा, हाँ है ना। चीजें क्लियर है। अब ये तो एक इक्वेशन बन गया, इक्वेशन अभी भी नहीं बना है क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन, हमें इक्वल साइन चाहिए। अब हमें पता है कि जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करते हैं एक कांस्टेंट अप्लाई करते हैं, हमेशा एक कांस्टेंट इंक्लूड करते हैं हमारे फॉर्मूले। तो कैसा हो जाएगा, एफ, यहां पे कांस्टेंट विल बी कैपिटल जी, कांस्टेंट विल बी कैपिटल जी इनटू m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर, दैट इज डिस्टेंस स्क्वायर। अब g क्या है, g इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड इज कॉल्ड द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो g को क्या कहते हैं हम, इट इज एन यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये चीजें क्लियर है, ओके। तो ये आपका एक फॉर्मूला बन जाता है यहां पे। अब इस फॉर्मूले से यूनिवर्स की किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में ग्रेविटी फोर्स की क्वांटिटी फाइंड कर सकते हैं। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाइड बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। अगर हमें दो ऑब्जेक्ट पता है, उन दोनों का मास कैलकुलेट कर लीजिए, उनका डिस्टेंस कैलकुलेट कर लीजिए, और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू तो विल बी ऑलवेज कांस्टेंट, तभी तो वो कांस्टेंट कहला रहा है ना, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इट इज g इक्वल्स टू 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू। ये चीजें क्लियर है। अभी आप सोचोगे सर ये यूनिट कैसे पता चला, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हमें फिजिक्स में इंपॉर्टेंट है यूनिट्स। अब यूनिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को मॉडिफाई कर देंगे इन टर्म्स ऑफ जी। कैसे करेंगे, इसी फॉर्मूले को हम यहां पे लिखते हैं F इक्वल्स टू जी इंटू m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। अब हमें g का यूनिट चाहिए, तो हम क्या करेंगे, g के टर्म्स ऑफ फॉर्मूले को मॉडिफाई कर देंगे, d को यहां पे शिफ्ट कर देते हैं, ये डिनोमिनेटर में तो न्यूमरेटर में चले जाएगा, न्यूमरेटर में तो डिनोमिनेटर में, तो कैसे बनेगा, g इक्वल्स टू f इंटू डी स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2, ऐसे ही बन जाएगा g का फॉर्मूला, ओके। अब मैं इसका यूनिट लिखता हूं। फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर, ऐसा यूनिट क्या है, मीटर, और डिस्टेंस क्या है स्क्वायर में, तो मीटर क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर।
हाँ है ना। मास का ऐसा यूनिट केजी, केजी इंटू केजी इट विल बी केजी स्क्वायर। तो ये बन गया आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ का यूनिट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यूनिट बन गया। ये चीजें क्लियर है ना, समझ में आ गया, इजी है। ओके तो ये होता है जी इज नोन एज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड इज कॉल्ड द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। द अबव लॉ मींस दैट इफ द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज आल्सो डबल। ठीक है, अगर मैं यहां पे किसी का मास डबल कर देता हूं, हमने कहा था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो ये भी डबल हो जाएगा, सिंपल है। ओके ऑल्सो इफ द डिस्टेंस इज डबल द फोर्स डिक्रीजेस बाय द फैक्टर ऑफ 4। अगर हम अब देखो मास को अगर आप डबल कर रहे हो तो फोर्स विल बी डबल, क्यों? क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। राइट हैंड साइड में जो आपको इफेक्ट देखने मिलेगा वही इफेक्ट आपको लेफ्ट हैंड साइड में भी देखने मिलेगा। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन की जब हम स्टडी करते हैं, अगर हम स्क्वायर डिस्टेंस को डबल कर रहे हैं तो जो फोर्स है दैट विल बी रिड्यूस्ड, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है ना, इनवर्स रिलेशन, ये इंक्रीज करोगे तो डिक्रीज हो जाएगा, हमने एरो से भी शो किया है। ठीक है, अगर आप डिस्टेंस को डबल करोगे तो फोर्स डिक्रीज होगा बट बाय फैक्टर ऑफ 4 टाइम्स। 4 टाइम्स क्यों? क्योंकि यहां पे स्क्वायर है। ठीक है, अगर मैं डिस्टेंस को 2 टाइम इंक्रीज करता हूं तो 2 का स्क्वायर विल बी 4, सो फोर्स कितने से डिक्रीज हो जाएगा? इट विल बी डिक्रीज बाय 4 टाइम्स। ये समझ में आ गया? अगर डिस्टेंस 3 टाइम इंक्रीज कर देते तो फोर्स कितने फैक्टर से रिड्यूस हो जाएगा? दैट विल बी 9, बिकॉज 3 का स्क्वायर 9। ये चीजें क्लियर है यहां तक? ओके The center of mass of an object is the point inside or outside the object at which the total mass of an object। ठीक है, हमने ग्रेविटेशन फोर्स के स्टार्टिंग इंट्रोडक्टरी लेक्चर में एक चीज पढ़ी थी, फिर से हम रिपीट करते हैं। ठीक है, whenever any object is attracted towards the other object the direction is always towards the center of that object। हमेशा सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करता है। ठीक है, हमेशा उसका डायरेक्शन क्या होता है? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कह रहे हैं कि एक एप्पल हम थ्रो कर रहे हैं फ्रॉम द सर्टेन हाइट टुवर्ड आवर अर्थ, अर्थ की तरफ हम एप्पल थ्रो करें, तो अब क्या होगा? जो अर्थ जो एप्पल की डायरेक्शन है व्हाट विल बी द डायरेक्शन? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। हमेशा एनी ऑब्जेक्ट व्हिच इज अट्रैक्टेड बाय द अदर ऑब्जेक्ट इट इज ऑलवेज डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ ईच अदर। ये चीजें क्लियर है? इसी पॉइंट को हम कहते हैं सेंटर ऑफ मास। इसी को हम क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ मास ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। चीजें क्लियर है? ओके व्हाई डिड न्यूटन, अब हम बात करें जैसे इसके पहले हमने केप्लर का एक 3 फॉर्मूलेस पढ़े थे। केप्लर ने क्या कहा था? थर्ड फॉर्मूला आपको, सॉरी थर्ड लॉ आपको याद आ रहा होगा, द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट। केप्लर ने कहा था कि जो डिस्टेंस है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम, है ना। केप्लर का एक लॉ था जहां पे हमने पढ़ा था टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब एंड आर वाज द मीन डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 ऑब्जेक्ट, दैट वाज सन एंड अर्थ। हाँ है ना। पर न्यूटन क्या कह रहे हैं? न्यूटन कह रहा है कि फोर्स और जो डिस्टेंस है इसमें इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। ये चीजें क्लियर है? समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? केप्लर ने कहा था जो डिस्टेंस है that is r, that was mean distance, that was directly proportional to the time, but Newton says that distance is inversely proportional to the force। okay अब हम यहां तक चीजें क्लियर है? okay अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, ये मिटा देते हैं। ओके अब हम बात करेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स? ओके कंसीडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कल विद कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, वी हैव सीन अर्लियर दैट सच अ मोशन इज पॉसिबल ओनली व्हेन द ऑब्जेक्ट इज कॉन्स्टेंटली एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। हमने देखा था सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में। क्या था सेंट्रीपिटल फोर्स? डायरेक्शन क्या था सेंट्रीपिटल फोर्स का? इट वाज रेडियली इनवर्ट डायरेक्शन।
ये हो गया इसका सेंटर। कंसिडर यहां पे एक ऑब्जेक्ट ऑन द सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल, दिस इज द रेडियस। ओके, तो डायरेक्शन कैसी रहेगी सेंट्रीपिटल फोर्स की? ऑलवेज इन्वर्टेड, दिस सेंटर एज ओ, ऑलवेज इन्वर्टेड। If m is the mass of the object, v is its speed, then r is the radius of the circle, then it can be shown that there is a force which is equal to mv square upon r। ठीक है, अगर हम बात करें कि ये ऑब्जेक्ट है, इसका मास गिवन v, वेलोसिटी सॉरी मास m, वेलोसिटी v, and from the center distance will be r, that is radius। ओके, तो फोर्स क्या हो जाएगा? फोर्स इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ये होगा फोर्स का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, ओके। इफ अ प्लैनेट इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन अ सर्कुलर ऑर्बिट इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, then the centripetal force acting on the planet towards the sun must be mv square upon r, where m is the mass of the planet, v is its speed and r is its distance from the sun। ओके, अब हम बात करें सेलेस्टियल बॉडी। ठीक है, कंसीडर करें दिस इज आवर अर्थ, ठीक है, और ये हमारा सन एज अ सेंटर। ठीक है, अब अर्थ रिवॉल्व कर रहा है, कंसीडर कर रहा है हाइपोथेटिकल, दैट इज सर्कुलर मोशन है। वैसा केप्लर ने क्या कहता है, इक्लिप्स में मूव करते हैं। ठीक है, पर हम यहाँ पे थ्योरेटिकली कंसीडर करेंगे कि जो हमारा रिवॉल्यूशन पैटर्न है या फिर रोटेशन रिवॉल्यूशन पैटर्न है, दैट इज इन सर्कुलर मोशन। ठीक है, सर्कुलर मोशन में अर्थ मूव कर रही है, हैविंग मास m, मूविंग विद द वेलोसिटी v एंड सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r। ठीक है, तो हमारे अर्थ के लिए क्या फॉर्मूला बन जाएगा? फोर्स दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाइड बाय सन ऑन द अर्थ विल बी mv स्क्वायर अपॉन r। ठीक है, ओके। द स्पीड ऑफ द प्लैनेट कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन दैट इज t एज फॉलो। अब हमें एक बेसिक फॉर्मूला पता है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये फॉर्मूला सभी ने पढ़ा है लोअर क्लास में, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का। चीजें क्लियर है? हाँ है ना? ओके, अब इसी फॉर्मूले को हम मॉडिफाई करते आगे। स्पीड मतलब क्या हो गया यहाँ पे? वेलोसिटी v, डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है एक रिवॉल्यूशन में? डिस्टेंस कितना कवर करेंगे? इट विल बी कवरिंग द सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल, और सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल क्या होता है? 2 पाई आर। तो डिस्टेंस कितना कवर करेगा? 2 पाई आर, एंड टाइम विल बी t। ऐसा ही हो जाएगा, डिस्टेंस विल बी 2 पाई आर। एक सर्कुलर मोशन में डिस्टेंस कितना कवर करता है ऑब्जेक्ट? द सर्कमफरेंस ऑफ दैट सर्कल व्हिच इज टर्म्ड एज 2 पाई आर। ये चीजें क्लियर है? ओके, ये हो गया हमारा फॉर्मूला, ये हो हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गया हमारी सेकंड इक्वेशन। अब हम v को रिप्लेस कर सकते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में v की वैल्यू को रिप्लेस कर सकते हैं। कैसे? F इक्वल्स टू mv स्क्वायर अपॉन r। अब हम क्या करेंगे? v को रिप्लेस कर देंगे। v क्या होता है? v इज 2 पाई r अपॉन t का स्क्वायर, v का स्क्वायर है अपॉन r। यहां तक चीजें समझ में आ गई? हाँ है ना? ठीक है, अब फोर्स इक्वल्स टू m स्क्वायर करते, 2 का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन t स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। इसी तरीके से हो जाएगा, स्क्वायर कर दिए सबको। अब फिर से फोर्स इक्वल्स टू m इंटू 4 पाई स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन करते, 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन t स्क्वायर। यार ऊपर चले जाएगा तो ये r इंटू r न्यूमरेटर में आ जाएगा, दैट विल बी r क्यूब। यहां पे लिख दे डायरेक्ट, अच्छा डायरेक्ट लिखते हैं, r ऊपर चले जाएगा, विल बी फोर्स इक्वल्स टू m इंटू 4 पाई स्क्वायर r क्यूब अपॉन t स्क्वायर। ये चीजें क्लियर है? है ना? अब अकॉर्डिंग टू केपलर्स ने क्या कहा था? टी स्क्वायर अकॉर्डिंग केपलर्स थर्ड लॉ,
क्या कहता है, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब विच वॉज टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इक्वल्स टू के एज अ कॉन्स्टेंट. दिस वॉज केप्लर्स थर्ड फॉर्मूला. अब यहां पे देखो क्या है, आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर. क्या है, आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर. ठीक है, तो इसे कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, एफ इक्वल्स टू एम 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर. हमें तो टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब चाहिए था. मतलब यहां पे अगर इनवर्स फ्रैक्शन है तो इसे भी इनवर्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन के. इसी तरीके से हो जाएगा 1 अपॉन के. हाँ है ना. और एक आर रहेगा क्या हमारा, एम बी स्क्वायर ओके. तो अब हम आते हैं यहां पे. ठीक है, अब हमने क्या पढ़ा था, ये हो गया हमारा कौन, एफ इक्वल्स टू 4 टाइम्स एम पाई स्क्वायर अपॉन के. ये चीजें क्लियर है. ओके, अब हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ दैट इज फोर्स इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस. मतलब अगर फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस. ठीक है, अगर हम यहाँ पे क्लब करते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल तो क्या हो जाएगा, फोर्स इक्वल्स टू 4m पाई स्क्वायर अपॉन के इंटू आर स्क्वायर. कुछ इसी तरीके से बन जाएगा. ये चीजें क्लियर है. अब यहाँ पे देखो इस फॉर्मूले क्या लिखा है, 4 इज एन कांस्टेंट वैल्यू न्यूमेरिकल, मास ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ अर्थ विल बी ऑलवेज कांस्टेंट, पाई की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होती है 3.14 या फिर 22/7, के इज ऑल्सो कांस्टेंट. मतलब ये क्या है, ये पूरा टर्मोलॉजी ये कांस्टेंट है. चीजें क्लियर है. इक्लिप्स होने की वजह से हमें पता है कि रेडियस चेंज हो सकता है. ठीक है, डिस्टेंस कल हमने पढ़ा था, देखा था कि सर्कुलर नहीं है अकॉर्डिंग टू केपलर्स थ्योरी, सर्कुलर नहीं है. कैसा इक्लिप्स है तो रेडियस चेंज हो रहा था इस तरीके से था, ज्यादा डिस्टेंस कम डिस्टेंस, मतलब रेडियस चेंज होता है, रेडियस कांस्टेंट नहीं है. तो अब क्या कर सकते हैं, ये पर्टिकुलर कांस्टेंट वैल्यू को जैसे हम प्रोपोर्शनलिटी साइन रिमूव करके कांस्टेंट अप्लाई करते हैं वैसे ही कांस्टेंट रिमूव करके हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को अप्लाई कर सकते हैं. तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1/r स्क्वायर. यही कहता है फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस. न्यूटन्स लॉ क्या कह रहा था न्यूटन वाज m1 into m2, second was 1 upon d square. d और r same, r is not a radius but a distance between sun and earth. d और सेम ठीक है. तो न्यूटन ने जो थर्ड जो लॉ अपना यूज किया या फिर इन्वेंट किया है दैट वाज विद द हेल्प ऑफ केपलर्स थर्ड लॉ. ये चीजें क्लियर है यहां तक. ओके